हेलो एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स बताए थे, जिसमें कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, दूसरा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है स्टूडेंट्स, सप्लाई का सम अगर डिमांड के सम के बराबर नहीं होता है तो उसको हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट अगर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करूँगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है होपफुली कि आपको वो सॉल्व हो जाएगी। मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ। अ कंपनी हैज़ 3 इन्वेंट्री एंड 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट of shipping from inventory to plants are given in the following table. What is the optimal shipping schedule? ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए आप लोग क्वेश्चन है ये इसमें टेबल दी हुई है। इससे मैंने D1 मान लिया, इससे मैंने D2 मान लिया, इससे मैंने D3 मान लिया, S1 S2 S3। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है और ये सप्लाई दी हुई है, ये डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हमें मालूम है कि अनबैलेंस्ड है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे बैलेंस और अनबैलेंस चेक करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि सप्लाई को मैंने सपोज़ किया है तो यहाँ लिखूँगा मैं सिग्मा एस इज इक्वल टू 76 प्लस 82 प्लस 77 इज इक्वल टू 35। सिग्मा डी इज इक्वल टू 72 प्लस 102 प्लस 41 इज इक्वल टू 215। सिग्मा एस 235, सिग्मा डी 215। तो दोनों आपस में क्या है, अनइक्वल है। ठीक है ना। सिंस सिग्मा एस नॉट इक्वल टू सिग्मा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये इट इज़ अ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इट इज एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना पड़ेगा। सिग्मा एस 235 है 235, सिग्मा डी कितना है 215 है। तो हमें 215 को क्या करना पड़ेगा, 235 के इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करते हैं वो देखिए आप। तो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो अगर सिग्मा डी में 20 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस सिग्मा एस इज ग्रेटर देन सिग्मा डी। सिग्मा एस क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा एस सिग्मा डी से क्या है, ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, बाई 235 माइनस 215 कितना हो गया, 20 यूनिट्स। ठीक है, कितना है, 10 यूनिट्स ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें आपको याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि बहुत ही आसान है। देखिए कि सिग्मा एस और सिग्मा डी, सिग्मा एस किस में आता है, सप्लाई में आता है, सिग्मा डी क्या आता है, रो में आता है। ठीक है ना। तो ये रो में कम है, क्या है, ये रो में कम है। ठीक है ना, सिग्मा डी रो में है, इसमें कम है। तो हम क्या करेंगे, रो में कम होगा तो कॉलम बढ़ाएंगे, कॉलम में कम होगा तो रो बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे याद रखना है आपको।
रो में वैल्यूज़ कम है, रो में क्या है, डिमांड है, और सप्लाई में क्या है, कॉलम है, सप्लाई में 235 है। तो रो में कम होगा, कॉलम बढ़ाएंगे, कॉलम के अंदर सप्लाई बढ़ाएंगे, और सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ाएंगे। अब ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा डी लेस है, सिग्मा एस है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा डी को बढ़ाना है। सिग्मा डी किस में है, रो में है, तो हम क्या बढ़ाएंगे, कॉलम बढ़ाएंगे। ऐसे याद रखिए आप। और डमी कॉलम, डमी कॉलम जिसे मैंने D4 का है, ठीक है ना, क्यों D3 इसमें दिया हुआ है तो D4 मानेंगे। D3 इज एडेड, ठीक है, इज एडेड कितने सेट करेंगे, विद 20 यूनिट्स। अगर डिमांड में 20 यूनिट ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड 0 ट्रांसपर्सन कॉस्ट एंड 0 यूनिट ट्रांसपर्सन कॉस्ट के साथ क्या करें, इंट्रोड्यूस करेंगे 0 यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इन डमी कॉलम। बस इसको इतना लिखना है आपको, ठीक है ना। रो में कम होगा तो कॉलम बढ़ाएंगे, कॉलम में कम रहेगा तो रो में बढ़ाएंगे, बस ये बात याद रखिए। मैंने न्यू टेबल बना लिया है। ये हमारे पास D4 क्या है, डमी कॉलम हमने ऐड कर दिया इसमें 0 ट्रांसपर्सन कॉस्ट के साथ में, नीचे 20 यूनिट्स इसमें ऐड कर दिया। तो अब क्या है, डिमांड में 20 यूनिट्स ऐड होने के बाद ये टेबल क्या बन गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन गई, ठीक है। अब जब ये टेबल अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन गई तो हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बाद ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने वेम मेथड यूज़ किया। कौन सा मेथड किया, वेम मेथड यूज़ किया। वेम मेथड पे मैंने इससे पहले सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में कोई दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो वह मेथड पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि वेब मेथड में करते क्या है, जो टेबल है वो बना लिया मैंने, ठीक है। टेबल बनाने के बाद, ठीक है ना, ये टेबल है, इसमें क्या है, इधर सप्लाई डिमांड है, तो इसमें S1 रो में दो लिस्ट वैल्यू क्या है, दो लिस्ट वैल्यू 4 8 8 0 में दो लिस्ट वैल्यू क्या है, 4 और 0 है, तो 4 0 में 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। और 16 24 16 0 में दो लिस्ट वैल्यू क्या है, 16 और 0, 16 माइनस 0 16। इसमें दो लिस्ट वैल्यू क्या है, 8 16 24 0, 8 और 0 दो लिस्ट वैल्यू हो गए, तो 8 माइनस 0 8 आ गया, ठीक है ना। वैसे कॉलम में देखते हैं, 4 16 8 दो लिस्ट वैल्यू क्या, 8 और 4, तो 8 माइनस 4 4 आ गया। 8 24 16 दोनों लिस्ट वैल्यू क्या है, 16 और 16 माइनस 8 8 आ गया। 8 16 24 इन दोनों में लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू क्या है दोनों में, 8 और 16 लिस्ट वैल्यू है, तो 16 माइनस 8 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर सब 0 है तो 0 माइनस 0 0 आ गया। 4 4 8 8 0 4 16 8 इन वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा, 16। 16 के सामने क्या आ रहा है, S2 रो आ रहा है, तो इस S2 रो में 16 24 16 0 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या 0 है, तो 0 से क्या करेंगे, फिर हम 6 फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। 0 सेल फिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, 0 के सामने सप्लाई 82, 0 के सामने डिमांड 20 20 82 में स्मॉलेस्ट क्या है 20 20 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये 0 हो गया, यहाँ 82 माइनस 20 62 आ गया। तो जो 0 होता है, ये मैंने पहले बताया है लेक्चर में, ये 0 हो जाता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 8 8 इसमें दो लिस्ट वैल्यू क्या है,
4 8 है, 8 माइनस 4 4 आ गया, ठीक है ना। अभी तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें आ जाइए 8 16 24 0, दो लिस्ट वैल्यू क्या है इसमें 8 16 दो लिस्ट वैल्यू है 16 माइनस 8 8, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम में आते हैं। कॉलम में क्या करते हैं 4 16 8 में दो लिस्ट वैल्यू क्या है 8 और 4, 8 माइनस 4 4 आ गया। इसमें लिस्ट वैल्यू 8 24 16 16 8 में लिस्ट वैल्यू क्या हो गया 16 8 16 माइनस 8 आ गया, ठीक है। 8 16 24 16 8 लिस्ट वैल्यू माइनस के 8 आ गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया तो डैश लगा दिया। फिर क्या 4 8 8 डैश 4 0 8, इसमें से क्या है 8 रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें से कोई से भी 8 इसमें लेकर के क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप पूरा टेबल क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने इससे पहले वीडियो में वेम मेथड बताया है, तो वहाँ से आप जो उसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे वेम मेथड से, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन टेबल लिखेंगे, जिसमें क्या करते हैं सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल लिखेंगे उसमें सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल को लिखते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल को उसमें नहीं लिखते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन टेबल दी हुई है। वेम मेथड यूज़ करने के बाद जो हमारे पास टेबल आई है वो ये टेबल हमारे पास ये है। ये सब क्या ऑक्यूपाइड सेल हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स याद है मैंने अब कंडीशन क्या लिखा था इफ़ m plus n minus 1 is equal to number of occupied cells, ठीक है। तो हमारे पास m क्या है नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो 3 प्लस n का नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 माइनस 1 इज इक्वल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 1 2 3 4 5 6, ऑक्यूपाइड सेल क्या है 6 हमारे पास, ठीक है। 3 4 4 7 7 माइनस 1 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर IBFS एग्जिस्ट, ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट इज नॉन degenerate non degenerate solution, ठीक है। therefore transportation cost is equal to 8 into 35 plus 8 into 41 plus 24 into 62 plus 0 into 20 plus 8 into 72 प्लस 16 into 5, ठीक है। जो सॉल्व करेंगे इसको इसका क्या आ जाएगा ₹2752 ये आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे since it is a non-degenerate solution। इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन को सबसे पहले क्या होना चाहिए नॉन डिजेनरेट होना चाहिए। अगर ये डिजेनरेट हो जाएगा तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए डिजेनरेट को पहले नॉन डिजेनरेट बनाएंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये तो हमारा नॉन डिजेनरेट है तो उससे क्या कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन
ऑप्टिमल solution can be obtained by मोदी ऑब्लिक यूवी, दोनों मेथड कह सकते हैं, मेथड। ठीक है, ठीक है, ये टेबल मैंने फिर से बना लिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, मैंने बताया था कंडीशन आपको, जिस रो और कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उसी के यूआईज और वीजे को हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। जिसमें क्या 2 ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है, इसमें सिंगल, इसमें 3 1 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने U1 U2 U3 इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हम मोदी मेथड कैसे यूज़ करते हैं, फिर भी आपको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। U1 U2 U3 V1 V2 V3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल D2 में, तो इसे हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब D2 0 हो गया, मतलब V2 0 हो गया, तो अब क्या है, इस वैल्यू की हेल्प से हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को, है ना। तो V2 + 8, मतलब V2 0 0 + 8 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 24, यहाँ पे हमारा 0 है, 0 में U2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 24 हो जाए, तो 0 + 24 = 24। यहाँ जाइए, 0 + 16 = 16, तो 0 में क्या ऐड करना है कि 16 हो जाए, 0 + 16 = 16। देखिए, अब देख सकते हैं आप, ये देखिए इस वैल्यू को लिखना है अगर हमें, -8 + 16 प्लस का 8, 0 + 16 16, ठीक है ना। -24 + 24 0 हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हमें निकालना है CIJ, ठीक है ना। CIJ निकालने के लिए मैंने एक टेबल बना लिया है। CIJ निकालने का तरीका क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया, जो ऑक्यूपाइड सेल है उसको मैंने स्टार सपोज किया है। तो ये हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है और ये ऑक्यूपाइड सेल है, स्टार बना दिया मैंने। ये ऑक्यूपाइड सेल है, स्टार बना दिया मैंने। और ये ऑक्यूपाइड सेल है, स्टार बना दिया। और ये ऑक्यूपाइड सेल है, मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। एक यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। उसी तरीके से UIVJ में भी जो ऑक्यूपाइड सेल है इसको मैं स्टार बना देता हूँ, ताकि मैं वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। CIJ मैंने आपसे क्या कहा था, टेबल से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 16 है, ये ऑक्यूपाइड है, अगेन 16 है, ये ऑक्यूपाइड 24 और 0, ठीक है। UI + VJ मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था UI + VJ लिखने का तरीका जो बताया था वो ये बताया था, ये जो अनऑक्यूपाइड सेल है, जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसमें वैल्यू फिल करना है। UI + VJ कहाँ लिखा जाएगा, अनऑक्यूपाइड सेल में, ठीक है ना। क्यों, ऑक्यूपाइड सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, अनऑक्यूपाइड सेल है, इसमें UI + VJ की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमें, तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, -24 है। तो U1 + V4 = ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो 8 + -24 कितना आ जाएगा, -16, -16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -16, कहाँ पे गाइस, यहाँ पे, इस वाले पे, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं पहले, 8 - 8 0 आ गया, 8 + -8, ठीक है ना, प्लस करना होता है। और 8 + 24 तो माइनस है, तो 8 - 24 कितना बचेगा, -16, ठीक है। आपको दिखने में आगे कर देता हूँ। अब ये देखिए, 24 - 8, 24 प्लस करना है, 24 +
-8, तो इसमें क्या बच जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 24 + 0 24। अब यहाँ आते हैं 16 + 0 16 16 प्लस माइनस -24 -8। ठीक है, या हमारे पास हम क्या निकालेंगे DIJ निकालेंगे। DIJ तरीका बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, इस टेबल में से इस टेबल को माइनस कर देना, सिंपल। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, पहले ऑक्यूपाइड सेल को आप क्या कर लीजिए, पहले स्टार बना दीजिए। ऑक्यूपाइड सेल ये है, ऑक्यूपाइड सेल ये है, ऑक्यूपाइड सेल ये है, ऑक्यूपाइड सेल ये है, ऑक्यूपाइड सेल ये है और ऑक्यूपाइड सेल ये है। ठीक है, अब करते हैं 4 - 0 4 और 0 माइनस प्लस, तो 0 + 16 16 16 - 16 0 16 - 24 -8 और स्टार हो गया 20 - 16 24 - 16 8 0 माइनस प्लस 8। ठीक है, ये क्या निकला हमारा DIJ निकला। अब इसमें आप ये देखिए कि सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव की नहीं है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है DIJ के सेल में जितने वैल्यूज़ आएंगे सारे वैल्यूज़ 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। अब क्या है, कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे ऑल DIJ इज़ नॉट इक्वल टू all Dij is not greater than equal to 0, so optimal solution cannot be obtained। क्या हो गया, यहाँ पे एक वैल्यू -8 ही निगेटिव में आ गया, इसकी वजह से क्या हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -8 को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है DIJ का ऑल वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव नहीं है या 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ऑल DIJ इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है ना, अब उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको कि जो लीस्ट वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करना है और वहीं पे पहुँचना है। क्या बनाना है, लूप बनाना है। लूप जब भी बनाते हैं वो सर्किल नहीं होता है। ठीक है ना, तो -8 से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द -8 और एंडिंग पॉइंट विल आल्सो -8। ठीक है, तो -8 से स्टार्ट करना है, -8 पे लौट के आना है। तो कॉर्नर पॉइंट पे ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट पे ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। मैंने ऑक्यूपाइड सेल को स्टार से डिनोट कर रखा है। किससे डिनोट कर रखा है, स्टार से डिनोट कर रखा है। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ चलूँगा, यहाँ कॉर्नर पे स्टार है, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा तो यहाँ भी स्टार है, यहाँ से यहाँ आऊँगा तो स्टार है, फिर लौट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ आऊँगा तो ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, तो ऐसे हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पहुँचूँगा तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, ये भी नहीं जा सकते। यहाँ से अगर यहाँ पहुँचेंगे तो ऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। तो यही एक क्या है, पाथ है जो क्या कर सकता है, लूप शो कर रहा है। और हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं पहुँचेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट ऑक्यूपाइड सेल, कॉर्नर पॉइंट ऑक्यूपाइड सेल, कॉर्नर पॉइंट ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, ये हमने एक लूप बना दिया। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस साइन से डिनोट करना है और अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, तो निगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ठीक है ना, तो नेगेटिव एलोकेशन किस पे है, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो इससे पहले वाली टेबल हमें देखनी पड़ेगी। तो इस लूप को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में इस तरह से फिट कर लेंगे। देखिए सेम फिट कर लेना है। ठीक है ना, उस लूप को ट्रांसपोर्टेशन टेबल में एज इट इज़ फ्रेम कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर प्लस माइनस। अब जहाँ जहाँ माइनस उसको देखना है, प्लस को नहीं देखना है। ठीक है ना, माइनस एलोकेशन कहाँ है, माइनस एलोकेशन ये जो है एलोकेशन है और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमें एलोकेशन से मतलब है। तो निगेटिव एलोकेशन क्या है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो निगेटिव एलोकेशन मेरे पास 41 और 62 है। क्या है, 41 और 62 है। ठीक है ना, तो इसमें भी देखिए, तो 61 और ये लिखा मैंने 41 एंड 62।
तो 41 नेगेटिव एलोकेशन 4162 है। 4162 मिनिमम क्या है 41 को ले लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इस 41 को क्या करना है हमें, जहाँ प्लस है प्लस होगा, जहाँ माइनस है माइनस होगा, किस में, एलोकेशन में। ट्रांसफरेंस कॉस्ट में नहीं होगा, एलोकेशन में ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक रिवाइज टेबल बना लिया है। रिवाइज टेबल में मैं पहले आपको यहाँ दिखाऊँ, इस टेबल को दिखाता हूँ पहले आपको। इस टेबल में देखिए अब 41 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या जाएगा, 8 अपनी जगह पे है ना। अब क्या करना है, 21 हमें क्या करना है, 41 ऐड करना है। तो ये 35 प्लस 41 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 41 के माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 यहाँ माइनस है, तो 162 माइनस 41 जो भी आएगा लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई वैल्यू ट्रांसफरेंस कॉस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या है, ट्रांसफरेंस कॉस्ट क्वेश्चन से देखेंगे। जो ट्रांसफरेंस कॉस्ट यहाँ दिया रहेगा, आई थिंक यहाँ पे क्या है 16 है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे, फिर उसके ऊपर एलोकेशन 41 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट के लोकेशन में चेंज होता है और इसके अलावा कहीं नहीं होता है। अगर लाइन के बीच में कहीं एलोकेशन होता तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट के वैल्यूज़ में क्या होता है, चेंज होता है। कॉर्नर पॉइंट के वैल्यूज़ का मतलब कॉर्नर पॉइंट पे एलोकेशन में चेंजेस होने हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको मैंने व्यवस्थित बनाया तो देखिए हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास, ठीक है। 876 टू 24 21 872, यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। ये ट्रांसफरेंस कॉस्ट है, ये लोकेशन है, इससे हमारे पास क्या डिवाइस टाइम टेबल आ गया। फिर हम क्या करें इसमें, फिर मोदी मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। तो U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि हाईएस्ट वैल्यू ऑक्युपाइड सेल कौन सा, ये वाला है, ठीक है। और इधर भी है, ठीक है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो मैंने क्या किया, U2 को 0 ले लिया, ठीक है। तो U2 को 0 मान के क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। जैसे इससे पहले बताया था मैंने, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो हमने निकाला था वैसे निकाल लिया हमने। अब आप यही देख लीजिए कि 0 है, ठीक है ना। तो 0 U2 प्लस V4 क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 ऑलरेडी है, तो 0 में क्या ऐड करना है, 0 हो जाए तो 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे 16 है, तो 0 में क्या ऐड करें, 16 हो जाए, तो 0 में 16 ऐड करने का 16 आ जाएगा। यहाँ जाइए 24 लाना है, तो 0 में क्या ऐड करें, 24 आ जाए, 24 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब क्या है, ये वैल्यू निकालिए, इन वैल्यू के हेल्प से क्या है बाकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद CIJ और UIJ का निकालेंगे, ये बताया हमने कैसे निकालते हैं। जो ऑक्युपाइड सेल है उसको स्टार बना दिया, जो अनऑक्युपाइड सेल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ उसकी वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब ये ऑक्युपाइड सेल लिख दिया, UI प्लस VJ बताया मैंने आपको कैसे लिखते हैं। अनऑक्युपाइड सेल में क्या करते हैं, UI प्लस VJ की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। किस में लिखते हैं, अनऑक्युपाइड सेल में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, -16 प्लस 0 -16 आएगा इसमें, ठीक है ना। और -16 प्लस 16 0 आ जाएगा, -16 प्लस 16 0 आ जाएगा अगेन, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं 0 प्लस 16 16, यहाँ आते हैं -8 प्लस 16 प्लस का 8, -8 प्लस का 0 -8। इस तरह से हम क्या करें, अनऑक्युपाइड सेल में UI प्लस VJ की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ जाइए आप, अब देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, DIJ निकालेंगे। तीसरा तरीका आपको तरीका बता दिया, इसमें कोई जरूरत नहीं है। CIJ में से ये वाला वैल्यू टेबल माइनस कर देना है, 4 - 0 4, 8 - 0 8, 0 माइनस प्लस 16 हो गया, 16 - 16 0, और 24 - 8 16, 0 माइनस प्लस हो गया 8। तो ऑल वैल्यूज़ क्या हो गए इसके, पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। ऑल DIJ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन, ठीक है ना। अब लिखेंगे हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब क्या करें, इससे पहले जो टेबल रिवाइज 1 टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8 इंटू, ये पूरा इंटू करके लिख देंगे, बताया मैंने कैसे करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला। अब ये देखिए कि ऑप्टिमल से पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू ऑप्टिमल से पहले जो थी वो थी 2752। ये देखिए क्या था ना मैंने, ये था
2752। अब इसको क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 242। इसका मतलब है कि उस वैल्यू को और हम मिनिमाइज़ कर सकते थे। तो मिनिमाइज़ जब किया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला उसको मोदी मेथड से, तो वो और ऑप्टिमाइज़ होकर 2424 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में, सर्किल में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ और नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक केयर, बाय।